वेलकम गाइज वेलकम टू द शो। दिस इज अनुराग सैनी एमबीबीएस फ्रॉम एस्ट मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो गाइज वायरोलॉजी लेक्चर्स हमारे चल रहे थे। उसके अंदर पहला टॉपिक है हमारा एचआईवी वायरस। ठीक है, एचआईवी वायरस यहाँ पर बहुत डिमांडेड टॉपिक है, तो हम आसानी से पढ़ेंगे इसको बहुत इजी लैंग्वेज में। पहले हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर्स, देन हम पैथोजेनेसिस, देन डायग्नोसिस देखेंगे, देन ट्रीटमेंट देखेंगे। ठीक है, तो इस रिलैक्स होके बेटी, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत आसान भाषा में यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं एचआईवी वायरस की। एग्जाम में स्ट्रक्चर पे एक क्वेश्चन आता है कि स्ट्रक्चर बना हुआ एचआईवी वायरस का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एचआईवी वायरस जो स्ट्रक्चर है स्फेरिकल होती है। कैसी होती है? स्फेरिकल होती है। दिस वन इज स्ट्रक्चर, आपको यहाँ पर दिख रहा है स्फेरिकल है। ठीक है, अब एचआईवी वायरस एक इनवलप्ड वायरस है। इनवलप्ड मतलब क्या होता है? देखो, ये हमारा ब्लैकिस ब्लैकिस क्या था? कैप्सिड था। हमने इसके चारों ओर क्या बना दिया? इनवलप बना दिया। इनवलप हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, पहले लेक्चर्स में वायरोलॉजी के बेसिक में, कि इनवलप एक लिपिड स्ट्रक्चर होती है। लिपिड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये क्या है? इनवलप है। ठीक, और ये ब्लैकिस ब्लैकिस का क्या था? ये क्या था? कैप्सिड। दिस वन इज कैप्सिड। ठीक है, ये कैप्सिड था। अब इसके अंदर क्या पाया जाता है? ये डीएनए पाया जाता है, सॉरी आरएनए। आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। ठीक है, तो हम यहां पर देखते हैं इसको। ठीक है, आप देखिए ये क्या है? कैप्सिड। ये जो है ये वाला देखो, ब्लैकिस ब्लैकिस, ये क्या है? कैप्सिड। अंदर वाला ये वाला कैप्सिड है। ठीक है, अब कैप्सिड के चारों ओर क्या रहेगा? लिपिड मेम्ब्रेन रहेगी। देखो ये लिपिड मेम्ब्रेन है, ये चारों, ये रेडिस रेडिस का, ये क्या है? लिपिड मेम्ब्रेन है। क्या है? लिपिड मेम्ब्रेन। लिपिड मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? लिपिड मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? इनवलप बोलते हैं। तो ये क्या है? इनवलप हो गया। ठीक है, अब कैप्सिड है। ठीक है, कैप्सिड के अंदर क्या पाया जाता है? मैंने बताया ना, कैप्सिड के अंदर क्या पाया जाएगा? आरएनए पाया जाएगा। ये आरएनए हो गया आपके, ये आरएनए हो गया साहब। दिस वन इज आरएनए। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब कैप्सिड के अंदर एक और चीज पाई जाती है, एक एंजाइम्स पाया जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये दिख रहे हैं आपको, दिस वन। ये क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, तो इनवलप्ड वायरस है, समझ में आ गया? इनवलप्ड में क्या दो पार्ट है इसके? इनवलप जो वायरस है, इसके अंदर जो इनवलप है वो दिख रहा है आपको, रेडिस रेडिस। तो इनवलप के अंदर ये चीजेस भी आते हैं। देखो ये मैं गोल गोल कर रहा हूं, ये भी इनवलप के अंदर इंक्लूड होते हैं। ये क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है जीपी 120, ये प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इनवलप्ड वायरस है। इनवलप में दो चीज आएंगी, एक तो लिपिड पार्ट हो गया, ये रेडिस रेडिस। ठीक है, देखो जूम करें इसको, तो ये लिपिड पार्ट हो गया, रेडिस रेडिस सा। ठीक है, समझ में आएगा? और ये जो है, ये प्रोटीन पार्ट हो गया। तो इनवलप में दो चीज आ गई, एक तो लिपिड पार्ट। लिपिड पार्ट किससे डिराइव है? होस्ट सेल मेम्ब्रेन से डिराइव्ड है। होस्ट सेल मेम्ब्रेन से कैसे डिराइव्ड है? ये हमने रेप्लिकेशन में पढ़ा था। ठीक है, प्रोटीन पार्ट में हमने देखा यहाँ पर जीपी 120 एंड जीपी 41, ये दो कंपोनेंट होते हैं, जीपी 120 एंड जीपी 41। ठीक है, जीपी 120 नोब लाइक स्पाइक होती है। यहाँ पे स्पाइक्स दिख रही है ना, ऐसे ऐसे निकली हुई रहती है, ऐसे निकली हुई है, ऐसे बाहर की तरफ निकली हुई स्पाइक्स की तरह। एंड जीपी 41 जो है एंकरिंग ट्रांसमेम्ब्रेन, एंकरिंग ट्रांसमेम्ब्रेन पेडिकल। ठीक है, ये एंकरिंग के में मदद करती है। जो जीपी 41 है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है जीपी 41, ठीक है, एक सेकेंड, ये जो है अंदर वाला स्ट्रक्चर, ये है जीपी 41, और ये बाहर स्पाइक्स है, ये जीपी 120 है। क्लियर हो गया? जीपी 41 जो है एंकरिंग में मदद करता है। एंकरिंग मतलब एडहेशन। ठीक है, पकड़ने में, कोई भी होस्ट सेल मेम्ब्रेन को पकड़ने के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये स्ट्रक्चर हुई एचआईवी वायरस की। अब देखते हैं एचआईवी वायरस का, हमने स्ट्रक्चर देखा, ये कैप्सिड था। हमें मोटी मोटी चीज देखते हैं यहाँ पे कि कैप्सिड था, बाहर इनवलप था साहब, ये इनवलप हो गया। इनवलप के बाहर हमने कुछ देखा था कि ये नोब्स लाइक स्ट्रक्चर, ये जीपी 120 हो गया। ठीक है, और एडेशन के लिए, एंकरिंग के लिए यहाँ पर एक सेकेंड, ये जीपी 41 ये हो गया, ये जीपी 41 हो गया। ये क्या है? जीपी 41, ये जीपी 120। ठीक है, ये कैप्सिड था। कैप्सिड के अंदर यहाँ पर डीएनए, सॉरी आरएनए पाया जाता है। ठीक है? अब जो न्यूक्लियो कैप्सिड है, ये कैसे स्ट्रक्चर? आइकोसाहेड्रल का होता है, आइकोसाहेड्रल शेप का होता है। ठीक है, मेड अप ऑफ कोर प्रोटीन का ये बना हुआ रहता है। ठीक है, इनसाइड इट न्यूक्लियो कैप्सिड के अंदर क्या होता है? हमने बता दिया ना, आरएनए होता है। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। क्लियर? और साथ साथ में कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, हमने यहाँ देखा एंजाइम्स थे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स इसके अंदर। ठीक है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी होता है, इंटीग्रेज भी होता है, एंड प्रोटीजेज भी होता है। ठीक, तो ये तीनों एंजाइम है, ये आपके इसकी पैथोजेनेसिस में मदद करते हैं।
किसमें मदद करते हैं? पैथोजेनेसिस ऑफ एचआईवी वायरस। तो समझ में आ गया न्यूक्लियोकैप्सिड के अंदर क्या है? आरएनए है एंड बहुत सारे वायरल एंजाइम्स हैं। क्लियर? समझ में आना चाहिए पूरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एचआईवी जीन्स। एचआईवी के वायरस के अंदर कुछ जीन्स प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी जीन्स होती है वो यहाँ पर हम देखते हैं। क्लियर? एचआईवी के अंदर स्ट्रक्चरल जीन्स भी होती है, नॉन स्ट्रक्चरल जीन्स भी होती है। आपको नंबर याद रखने हैं। स्ट्रक्चरल जीन्स 3 होती है, जबकि नॉन स्ट्रक्चरल जीन जो होती है वो 6 होती है। क्लियर? 6 होती है। अब 3 जो स्ट्रक्चरल जीन होती है उनके नाम है गैग, पोल, इन ENV, इनव। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको ज्यादा हड़बड़ी नहीं मचानी यहाँ पे। आपको जस्ट नाम याद रखने हैं और उनका काम याद रखना है। ठीक है, ज्यादा लोड नहीं लेना है। ठीक है, ये कैसे याद करेंगे? गेग, गेग जो होता है ये कोडिंग करते हैं guys। ये जो जीन्स है ये कोड करते हैं वायरस की बहुत वेरियस वेरियस स्ट्रक्चर्स को कोड करने का काम करते हैं। क्लियर? गेग जो है वो कोड करेगा वायरस का जो कोर होता है और जो सेल होता है ना वायरस का, जैसे अंडे की सेल होती है बाहर की, वैसे ही जो वायरस की भी सेल होती है। तो गेग जो जीन होती है वो कोर एंड सेल ऑफ वायरस को कोड करता है। एंड जो पोल जो जीन होती है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जो हमने पढ़ा न्यूक्लिक एसिड के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होते हैं, इंटीग्रेज एंजाइम होते हैं, प्रोटीज एंजाइम होती है, कि उनको कोडिंग करने में मदद करता है पोल। ठीक है, एक होता है इनव। इनव से पता चल रहा है इनवलप, ये क्या कोड करेगा? इनवलप ग्लाइकोप्रोटीन। इनवलप में हमने दो चीज देखी थी, एक तो लिपिड एक प्रोटीन। तो इनवलप में GP120 GP41 से प्रोटीनेस स्ट्रक्चर भी इन्वॉल्व होते हैं, तो इनको कोड करता है। क्लियर? तो समझ में आ गया एचआईवी के अंदर जीन्स कैसी होती हैं, कौन होता है। स्ट्रक्चरल जीन 3 होती है, ये जो बताया मैंने ये स्ट्रक्चरल जीन्स है। नॉन स्ट्रक्चरल जीन में आपको ज्यादा याद नहीं रखना। नॉन स्ट्रक्चरल जीन में इतना याद रखना है कि 6 होती है नंबर में। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं आगे, पैथोजेनेसिस क्या है। व्हाट इज द पैथोजेनेसिस, ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। क्लियर? पैथोजेनेसिस में देखें तो गाइस ये हमारा ह्यूमन है, दिस वन इज ह्यूमन, ये एचआईवी वायरस है। ठीक है, सबसे पहले इस एचआईवी वायरस का इस ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिशन कैसे होगा, मतलब किस सोर्स से वो ह्यूमन के अंदर आएगा। ठीक है, छूने से आएगा या फिर सेक्सुअल मेथड से आएगा या फिर और कोई मेथड से आएगा। तो वो ट्रांसमिशन कैसे होता है वो हम सबसे पहले हम देखेंगे पैथोजेनेसिस की पहले स्टेप में, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है। क्लियर? तो गाइस सेक्सुअल मोड जो है वो मोस्ट कॉमन मोड है ट्रांसमिशन का। ठीक है, जो केसेस आते हैं सेक्सुअल मोड से वो ज्यादा आते हैं। क्लियर? मोस्ट कॉमन मोड है, 75% ऑफ टोटल केस इन द वर्ल्ड कम्स थ्रू सेक्सुअल मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, अब जो सेक्सुअल मोड है, एक चीज दो चीजों में अंतर समझना। सेक्सुअल मोड जो है वो मोस्ट कॉमन है, मतलब ज्यादा केस के आते हैं, लेकिन जो रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन है सेक्सुअल मोड से वो बहुत कम है। क्या मतलब है कि जो सेक्सुअल मोड है वो ज्यादा तो आते हैं केस, ठीक है, लेकिन ट्रांसमिशन की रिस्क बहुत कम है। जैसे 10 जने सेक्स कर रहे हैं, ठीक है, एचआईवी पेशेंट्स के साथ। ठीक है, मान लो 10 पीपल है हमारे पास, ठीक है, वो एचआईवी पार्टनर से कांटेक्ट में आ रहे हैं। ठीक है, तो जो रिस्क है वो कम होता है। ठीक है, जो रिस्क है वो कम होएगा। ठीक है, अब सेक्सुअल मोड में गाइस दो चीज आप ध्यान रखना। जो हेटेरोसेक्सुअल रूट होता है वो कॉमनेस्ट मोड होता है। हेटेरोसेक्सुअल मतलब अपोजिट सेक्स, जैसे फीमेल मेल टू फीमेल, अपोजिट सेक्स यहां पर होता है, वो हेटेरोसेक्सुअल रूट हो गया, वो कॉमनेस्ट मोड होता है। लेकिन जो रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन है वो एनल इंटरकोर्स में ज्यादा होती है। किस में ज्यादा होती है? एनल इंटरकोर्स। एनल इंटरकोर्स मतलब जो मेल टू फीमेल एनली सेक्स कर रहे हैं उसमें रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ज्यादा रहेगा, क्योंकि ब्लीडिंग ज्यादा होती है। ठीक है, तो रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन एनल इंटरकोर्स में ज्यादा होगा। ठीक है, मेल टू मेल कर रहे हैं सेक्स, ठीक है, तो हायर रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ज्यादा होता है। कॉमनेस्ट मोड और रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन में अंतर है। मैं यहां पर यह समझा रहा था कि जो रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन है और कॉमनेस्ट मोड में अंतर होता है। क्लियर? रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन थ्रू सेक्सुअल रूट इज मिनिमल। ये लाइन समझना कि कॉमनेस्ट मोड तो है कि केसेस वहां से ज्यादा आते हैं, लेकिन जो चांसेस है ट्रांसमिशन का वो कम होता है। दोनों चीजों में अंतर यहां पर आपको समझना है। क्लियर? अब पहला रूट हो गया सेक्सुअल रूट हो गया। सेक्सुअल रूट में हमने देखा कि एनएलई ज्यादा होता है। ठीक है, अब सेकंड चीज है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब गाइस ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होता है, दो चीज यहां समझना। ब्लड ट्रांसफ्यूजन
ज्यादा कॉमन मोड नहीं है, लिस्ट कॉमन मोड है, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन में रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ज्यादा है। रिस्क ज्यादा कैसे, देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, इस चीज को एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो 10 पीपल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आदमी है, ठीक है। इनको हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन HIV पेशेंट्स का दिया, इनको HIV जो पेशेंट है उनका ब्लड दे दिया साहब, ठीक है, HIV पेशेंट का ब्लड दे दिया, ठीक, ब्लड दे दिया इन 10 आदमियों को, ठीक। अब इनकी जो रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन, अब 10 कितनी प्रोबेबिलिटी है कि इन सारों को HIV हो जाए, ठीक है। वो मान लो 7 जनों का HIV हो गया, 7 पेशेंट HIV, 7 जनों को HIV हो गया, ठीक। तो 70% पीपल को HIV हो गया, ठीक है। जबकि मान लो ये 10 पीपल है, हमने HIV पेशेंट से इनका सेक्स करवा दिया, तब इनमें जो पेशेंट डेवलप हुए, जो 7 हेल्थी थे पहले, तो इनमें से 3 HIV पॉजिटिव हो गए। तो यहाँ पर कितना है, 30% ट्रांसमिशन हुआ, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ कि रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ज्यादा किस में है, ब्लड वाले में, जबकि कम किस में है, सेक्स वाले में। समझ में आ गया अंतर, क्लियर। बहुत आसानी से भाषा में समझाया हूँ, समझ में आ जाना चाहिए। रिवाइंड करके भी दे सकते हो, पॉज करके भी आप दे सकते हो, ठीक है। थर्ड मेथड है परक्यूटेनियस या म्यूकोसल। परक्यूटेनियस या म्यूकोसल का मतलब क्या है, जैसे आपके ब्लड है, आपने ड्रग्स लेते हो आप, तो आप कुछ भी डालते हो, निडल वगैरह डालते हो अंदर, तो वो निडल अगर शेयर हो रही है, ठीक है, तो वहां से भी HIV डेवलप हो सकता है, ठीक है। तो निडल स्टिक इंजरी, इंजेक्शन ड्रग अब्यूज, शेयरिंग रेजर्स एंड टेटरिंग। जैसे आपके नाई की दुकान में जाते हो, ठीक है, वहां पर कोई HIV पेशेंट है, उसका उसकी कटिंग हुई, ठीक है, और उसकी जो ब्लेड यूज की उसने उसने चेंज नहीं की, फिर आपकी कर रहा है वो, चेंज बिना चेंज की हुई आपने की कर दी, तो HIV पेशेंट की तो कुछ ब्लड वहां पर लग सकता है, तो वो ब्लड आपके अंदर इंजेक्ट हो सकता है। तो उस तरीके से भी यहाँ पर रेजर से, टैटूइंग से भी हो सकता है। टैटूइंग मतलब टैटू जो आप कराते हो उससे भी हो सकता है। नेक्स्ट है पेरिनेटल मोड। पेरिनेटल मोड में मदर टू फीटस, रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन बहुत कम होता है, 20 to 40%, मतलब मीडियम सा होता है। और ट्रांसमिशन जो होता है प्रेगनेंसी के दौरान भी हो सकता है, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो होता है डिलीवरी के अंदर जो रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ज्यादा होता है, क्लियर। नो एविडेंस ऑफ HIV ट्रांसमिशन बाय कैजुअल कॉन्टेक्ट और किसिंग, किसिंग से और इंसेक्ट बाइट से कोई भी ट्रांसमिशन नहीं देखा गया। जैसे मलेरिया है, मलेरिया भी सक करता है ब्लड, ऐसे तो है, वैसे तो मलेरिया बहुत जनों में फैल जाएगा, वो HIV बहुत जनों में फैल जाएगा कि इंसेक्ट से हो रहा है, ठीक है। तो इससे केसेस डिटेक्ट नहीं किए गए, ठीक है। तो भाई ट्रांसमिशन हो गया। अब ये ह्यूमन था, इस ह्यूमन के अंदर HIV आ गया भाई, इसके आसपास में HIV आ गया, ठीक है। कैसे भी आया, सारे मेथड से आ गया, ब्लड ट्रांसमिशन से आ सकता है, सेक्सुअल मोड से आ सकता है। अब HIV इसके अंदर घुस गया, इस ह्यूमन के अंदर घुस गया, ठीक है। अब क्या होएगा, अब क्या होता है, रिसेप्टर अटैचमेंट होता है। इस ह्यूमन की कुछ सेल्स होती हैं, ये जो होस्ट सेल है, ये क्या है, होस्ट सेल है, दिस वन इज होस्ट सेल है। इसके अंदर कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, इनकी सेल्स पे CD4 रिसेप्टर। कौन से रिसेप्टर होता है, CD4 रिसेप्टर, ठीक है। तो HIV का, ये HIV है, इसका GP120 होता है, हमने पढ़ाया था ना अभी, GP120 ये HIV है, इसका GP120 इसके ऊपर बाइंड हो जाता है, इसके ऊपर बाइंड हो जाता है। HIV एंटर इनटू टारगेट सेल by binding its GP120 to CD4 receptor ऑन होस्ट सेल सरफेस। जो CD4 रिसेप्टर है मेनली कहाँ कहाँ होते हैं, हेल्पर टी सेल्स में होते हैं, एंड सरफेस ऑफ वेरियस अदर सेल जैसे मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, लैंगरहैंस सेल, इनकी सरफेस पे जो CD4 रिसेप्टर है वो प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। समझ में आ गया सारी चीजें, क्लियर। जैसे ही HIV CD4 रिसेप्टर पे बाइंड हुआ, देखो यहाँ पर देखो, ये HIV है पूरा, ये क्या है, GP120 है, ये देखो ये वाला जो है GP120 है, ये GP120 है, ठीक। अब ये CD4 रिसेप्टर है, तो ये HIV का GP120 इस पे बाइंड हो जाएगा। जैसे ही बाइंड होगा तो बाइंडिंग होगी सबसे पहले, ठीक। बाइंडिंग के बाद में क्या होता है गाइस, बाइंडिंग में एक चीज और याद रखना है, हमने बताया CD4 रिसेप्टर बाइंडिंग में मदद करता है, लेकिन एक और को रिसेप्टर होता है जो बाइंडिंग में मदद करता है, ठीक है। वो कौन सा होता है, कीमोकाइन रिसेप्टर्स भी होते हैं जो को रिसेप्टर की तरह वर्क करते हैं एंड एक्ट बाय बाइंडिंग टू GP120 में बाइंडिंग के लिए मदद करते हैं GP120 को, ठीक। नॉर्मली CD4 भी करता है, CD4 के साथ साथ एक सेकंड को रिसेप्टर होते हैं जैसे कीमोकाइनिन रिसेप्टर, वो भी
GP120 को बाइंडिंग में मदद करते हैं। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट जूम करके हम डायग्राम दिखाएं इसको, तो देखो ये HIV था, ये GP120, ये CD4 है, इस पे बाइंड हो जाएगा। क्लियर, तो बाइंडिंग आपके समझ में आ गई साहब। ठीक है, अब बाइंडिंग के बाद में ये आपकी बाइंडिंग होगी, यहाँ पर बाइंडिंग होगी। अब इसका फ्यूजन भी तो होगा, इस मेम्ब्रेन के साथ इसका फ्यूजन हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, देखो फॉलोइंग अटैचमेंट टू रिसेप्टर फ्यूजन होता है। फ्यूजन कौन करता है? फ्यूजन प्रोटीन GP120। हमने पढ़ा था वायरस के स्ट्रक्चर में, वायरस के स्ट्रक्चर में कि ऐसे तो GP120 निकल रहा था, ठीक है, और यहाँ पास पास में ये क्या था? GP41, ये क्या था? GP41, ये क्या था? GP120। GP41 क्या करता है? फ्यूजन में मदद करता है। ठीक है, फ्यूजन हो गया साहब। अब इस मेम्ब्रेन के साथ ये सेल ऐसे है, पूरी ऐसे है, यहाँ पर आ गया, अब फ्यूजन हो गया। अब क्या होता है? पेनिट्रेशन होता है, पेनिट्रेशन करके अंदर जाएगा ये। ठीक है, पेनिट्रेशन एंड अंदर। देखो यहाँ पर देखो HIV था, HIV, ये फ्यूजन होता है, दिस वन इज फ्यूजन। और फ्यूजन के बाद में पेनिट्रेशन होएगा, अंदर जाएगा, ये अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद में अनकोटिंग होता है। मतलब अनकोटिंग में क्या होता है, आपने बेसिक में पढ़ा होगा, बेसिक में मैंने पढ़ाया भी है। अनकोटिंग में क्या होता है, जो RNA है ये निकल के बाहर आ जाता है, ये RNA बाहर आ गया साहब। ठीक है, अनकोटिंग मतलब जो भी बाहर का स्ट्रक्चर, अनकोटिंग हिंदी में बोल सकते हैं कपड़े खोलना। ठीक है, तो जो भी अंदर का मटेरियल है, इस सारे कपड़े खोल दिए। ठीक है, तो अंदर का मटेरियल वो बाहर आ जाएगा। आसान बात से समझो, जो याद रहे। ठीक है, पेनिट्रेशन हो गया एंड अनकोटिंग। फ्यूजन के बाद में ये स्टेप्स आएंगे। फ्यूजन तो हमने बता दिया, ठीक। पेनिट्रेशन एंड अनकोटिंग। आफ्टर फ्यूजन न्यूक्लियोकैप्सिड एंटर इन होस्ट सेल साइटोप्लाज्म फॉलोड बाय अनकोटिंग, फॉलोड बाय अनकोटिंग। ठीक है, अनकोटिंग होती है। अनकोटिंग में 2 कॉपीज ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA एंड वायरल एंजाइम्स रिलीज होते हैं। अब देखो न्यूक्लियोकैप्सिड की अनकोटिंग होती है। न्यूक्लियोकैप्सिड हमने क्या बताया था? एक तो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA प्रेजेंट होता है, RNA प्रेजेंट होता है, सॉरी, और बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो अनकोटिंग होगी तो ये बाहर सारे बाहर आ जाएंगे। देखो ये बाहर आ गया, ये क्या है? RNA है। अब गाइस क्या होता है, अब गाइस क्या होता है कि जो RNA बाहर आया ना, ये RNA बाहर आ गया एनकोडिंग से। अब इस RNA का हमें क्या करना होता है? इसका होता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन से ये RNA किस में कन्वर्ट हो जाता है? सिंगल स्टैंडर्ड DNA में कन्वर्ट हो जाएगा। देन इस सिंगल स्टैंडर्ड DNA का एप्लीकेशन होता है, डबल स्टैंडर्ड DNA में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अब गई जो ट्रांसक्रिप्शन क्यों हो रहा है? ट्रांसक्रिप्शन की वजह क्या है? ट्रांसक्रिप्शन अकर्स टू फॉर्म सम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वायरल प्रोटीन्स। वायरल जो प्रोटीन्स हैं उनको बनाने के लिए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस अकर होती है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है। ठीक है, कौन कौन से वायरल प्रोटीन्स बनते हैं? ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स बनता है, प्री इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स? प्री इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स। प्री इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है? न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। इसके अंदर क्या होता है? लीनियर डबल स्टैंडर्ड DNA होएगा, लीनियर डबल स्टैंडर्ड DNA, डबल स्टैंडर्ड DNA होएगा, प्लस गेग, गेग जीन बताए थे मैंने आपको शुरू में। ठीक, गेग प्रोटीन होएगा और VPR प्रोटीन होएगा, वायरल इंटीग्रेज होएगा। ठीक है, ये सारी चीजें इस न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स में रहेंगी। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन इन इस प्री इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स को बनाने में मदद करता है। ठीक है, अब गाइस क्या होगा कि जो इस कॉम्प्लेक्स बना न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स हैं, जैसे इंटीग्रेज हो गया, आपका गेग मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो इंटीग्रेज क्या करता है? वायरल डबल स्टैंडर्ड DNA को होस्ट सेल क्रोमोसोम से इंटीग्रेट करता है, मतलब उसको उसके अंदर इंटीग्रेशन में मदद करेगा। जैसे हमारा वायरल डबल स्टैंडर्ड DNA है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से, तो इस डबल स्टैंड DNA को जो होस्ट का क्रोमोसोम है उससे जोड़ने का ये काम करता है। क्लियर? जैसे ही जुड़ गया भाई, डबल स्टैंडर्ड DNA था, वो इस होस्ट सेल से इंटीग्रेट हो गया। इंटीग्रेशन के बाद में इन इंटीग्रेटेड स्टेट में क्या होता है? HIV एस्टेब्लिश करता है एक लेटेंट इन्फेक्शन। लेटेंट इन्फेक्शन मतलब क्या होता है? लेटेंट इन्फेक्शन मतलब जो जीनोम है वो होस्ट बॉडी के अंदर रहेगा, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में। ठीक है, ठीक है, फॉर वेरिएबल पीरियड। हाउएवर HIV डिफरेंट फ्रॉम अदर लेटेंट वायरस। अदर लेटेंट वायरस क्या करते हैं कि उनका जीनोम जो होता है वो होस्ट के अंदर रहता है लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करता, जबकि जबकि HIV डिफरेंट है। HIV में लेटेंसी के दौरान भी जीनोम जो है वो
रेप्लिकेट करता है। देखो, हाउएवर HIV डिफरेंट फ्रॉम अदर लेटेंट वायरस बिकॉज इट इज एबल टू रेप्लिकेट इवन इन लेटेंट स्टेट एंड इन्फेक्शियस टू अदर नेबरिंग सेल। जो दूसरी नेबरिंग सेल है उसको वो इन्फेक्ट कर सकता है लेटेंट स्टेज में भी। समझ में आ गया? क्लियर होना चाहिए। अब वापस यहाँ पर देख लेते हैं। तो HIV-1 था, हम पूरी देख रहे हैं पैथोजेनेसिस, उसका फ्यूजन हुआ, ठीक है। फ्यूजन होने के बाद में अनकोटिंग हुआ, अनकोटिंग से ये आ गया, फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हुआ, रिवर्स क्रिप्टेज से डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना तो अब क्या होएगा? इंटीग्रेशन होएगा। ये सेल है, इसके न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, ठीक है, ठीक है। अब इसका क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है होस्ट सेल क्रोमोजोम के साथ, ठीक है। ये इंटीग्रेशन हो गया। ये क्या है? होस्ट सेल क्रोमोजोम था, इसके साथ इंटीग्रेशन हो गया। इंटीग्रेशन के बाद में बहुत सारी यहाँ पर क्या बनते हैं? प्रोटीन्स बनते हैं, वायरल प्रोटीन्स बनेंगे। बहुत सारे वायरल प्रोटीन्स का ट्रांसलेशन होएगा तो प्रोटीन्स बहुत सारे बनेंगे, ठीक है। प्रोटीन्स बन गए। अब प्रोटीन की क्या होती है? बहुत सारे वायरल पार्टिकल्स बन गए, प्रोटीन्स बन गए, इनवलप बन गए, ठीक है। उनकी क्या होता है? असेंबली होती है। क्या होती है? फिर असेंबली होती है। असेंबली के बाद में वो फिर बडिंग से निकल जाते हैं। तो बडिंग से क्या बन जाता है? इनवलप बन जाते हैं। क्लियर? समझ में आ गया पूरी यहाँ पर पैथोजेनेसिस? सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा, वापस मैं बता रहा हूँ, समझ में नहीं आया तो देखो। पहले क्या था? फ्यूजन हुआ नहीं, पहले हमने ये देखा कि ट्रांसमिशन हुआ, ठीक है। वायरस आ गया, वायरस फिर CD4 रिसेप्टर पे बाइंड होता है, फिर अंदर आ जाता है, ठीक है। और साथ साथ में कीमोकाइन रिसेप्टर, जो साइकिन को रिसेप्टर, वो मदद करते हैं। क्लियर? फिर क्या होता है? अंदर फ्यूजन होता है। फ्यूजन होता है, फ्यूजन में कौन सा प्रोटीन मदद करता है? GP41 प्रोटीन मदद करता है। समझ में आ गया? फिर फ्यूजन हो गया, फ्यूजन के बाद में पेनिट्रेशन होता है और अनकोटिंग होती है। पेनिट्रेशन अनकोटिंग से जो है वो सिंग पेनिट्रेशन अनकोटिंग से क्या होगा? जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, जो वायरल एंजाइम्स हैं, वो बाहर आ जाएंगे, ठीक है। जैसे ये RNA हो गया, ये बाहर आ गया, एंजाइम्स भी बाहर आ जाएंगे, जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, तो उसकी मदद से डबल स्टैंडर्ड डीएनए यहाँ पर बन जाता है। क्लियर? समझ में आया? डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनने के बाद में यहाँ पर इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स बनता है, प्री इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स। ये क्या है? प्री इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है? ये क्या आता है? ये होस्ट सेल है, ठीक है, न्यूक्लियस होस्ट सेल का। और ये क्या है? होस्ट सेल क्रोमोजोम है, ठीक है। उस होस्ट सेल क्रोमोजोम के अंदर ये इंसर्ट कर देता है, इंटीग्रेट कर देता है अपना जो डबल स्ट्रैंड डीएनए, और बहुत सारे वायरल पार्टिकल्स को बनाने में मदद करता है। वायरल प्रोटीन्स बनते हैं, देन वायरल प्रोटीन असेंबल होते हैं एंड देन मैच्यूरेशन हो जाता है। मतलब उसको बस में कर लेता है। होस्ट सेल क्रोमोजोम था, इस होस्ट सेल क्रोमोजोम क्या करता है? अपने बस में कर लेता है कि भाई तू अब मेरे कंट्रोल में है, यू आर इन माई कंट्रोल ब्रो, ठीक है। तो और उससे अपनी बहुत सारी वायरल पार्टिकल, वायरल स्ट्रक्चर्स बनवाने में मदद करता है। क्लियर हो गया सिस्टम? नेक्स्ट, ये हमने देख लिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये हमने देख लिया सारी चीजें। न्यूक्लियर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है, वायरल इंटीग्रेज बनेगा, ठीक है। लेटेंसी हमने देख ली, सारी चीजें हमने देख रखी है, ठीक है। ये सारी पैथोजेनेसिस हमने देख ली, कैसे क्या होता है। नेक्स्ट, अब जो हमने सारी चीजें देखी, अब जो ह्यूमन के अंदर ये सारा इन्फेक्शन हुआ तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या आएंगे ह्यूमन के अंदर, ठीक है। जैसे ही इन्फेक्शन हुआ, फॉलोइंग इन्फेक्शन HIV इज कैरिड टू लिम्फ नोड। HIV जो है वो लिम्फ नोड के पास जाता है, ठीक है, ठीक। और जहां पर फर्दर जो मल्टीप्लिकेशन होता है HIV का, वो टी सेल्स, इनसाइड टी सेल्स के अंदर होता है, ठीक है। HIV जो होता है, जो टी सेल्स जो होती है उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। सबसे पहले उनको डिस्ट्रॉय करता है और जो ब्लड स्ट्रीम है वहां पे फैलता रहता है, ठीक है। टी सेल्स पे अटैक करता है, टी सेल्स पे अटैक करने के बाद में जो ब्लड स्ट्रीम है वहां पर फैलता है। ब्लड स्ट्रीम के अंदर जैसे ही HIV घुसेगा तो क्या होएगा गाइज? वायरेमिया होएगा। क्या होएगा? वायरेमिया। वायरेमिया के कारण, वायरेमिया क्या होता है? एक फ्लू लाइक इलनेस होती है, वो आ जाएगी ब्लड स्ट्रीम में जो वायरस घुसेगा तो, ठीक है। और सिग्निफिकेंट ड्रॉप, मतलब थोड़ा बहुत ड्रॉप होएगा नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग CD4 टी सेल्स के अंदर। क्लियर? अब देखो, CD4 टी सेल्स के अंदर थोड़ा सा ड्रॉप हुआ, ठीक है। पहली स्टेज थी ये, फर्स्ट स्टेज
ये थी एक्यूट एचआईवी डिजीज। धीरे धीरे क्या होता है, एसिम्प्टोमेटिक स्टेज आती है, मतलब लेटेंसी वाली। क्यों आती है लेटेंसी की स्टेज? ठीक, पहले थोड़ा सा वायरेमिया हो गया, उसमें पता नहीं चलता कि एचआईवी का इन्फेक्शन है, ह्यूमन को ऐसा लगेगा कि भाई नॉर्मल फ्लू इन्फ्लुएंजा टाइप कुछ है, ठीक है। फिर आते हैं एसिम्प्टोमेटिक। एसिम्प्टोमेटिक स्टेज क्यों आएगी? क्योंकि जैसे ही वायरस का इन्फेक्शन हुआ, कुछ हमारा इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट होता है एक मंथ, विद इन 1 मंथ के अंदर, ठीक है। और उससे सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स डेवलप होएगा, ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स डेवलप होएगा, ठीक है। उसके कारण वायरेमिया जो है वो ड्रॉप्स डाउन हो जाएगा, वायरेमिया कम हो जाएगा, और CD4 टी सेल्स की काउंट नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट। अब इसकी जो एसिम्प्टोमेटिक स्टेज है, ये हमें क्या बताता है कि ये क्लिनिकली लेटेंसी हुई है, माइक्रोबायोलॉजिकल लेटेंसी अभी नहीं हुई है, माइक्रोब्स अभी भी प्रेजेंट है, ये सिर्फ क्लिनिकली लेटेंसी स्टेज है, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट स्टेज ऑफ क्लिनिकल लेटेंसी, मतलब क्लिनिकल फीचर से अब्सेंट है, जबकि माइक्रोलॉजिकली माइक्रोब जो है वो प्रेजेंट है। क्लियर? नेक्स्ट, दिस पीरियड ऑफ लेटेंसी वेरिएबल, ये जो लेटेंसी पीरियड है, एसिम्टोमेटिक जो पीरियड है वो वेरी करता है, 10 ईयर के लिए भी हो सकता है और फ्यू मंथ्स टू 30 ईयर भी हो सकता है, ठीक है। However, once the latency is broken, the disease progress rapidly and death usually occur within 2 years if left untreated. जैसे ये लेटेंसी टूटती है guys, मान लो 10 साल बाद में लेटेंसी टूट गई, तो उसके 2 साल के अंदर अंदर अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया तो आपकी डेथ हो सकती है। क्लियर? अब एक और स्टेज आती है, ठीक है, एसिम्टोमेटिक स्टेज होगी। उसके बाद में परसिस्टेंट जनरलाइज लिम्फेडेनोपैथी होता है, कि एचआईवी जो रेप्लिकेट करता है लिम्फ नोड के अंदर, उससे क्या होता है, जो 25 से 30% पेशेंट हैं उनके अंदर लिम्फ नोड इनलार्ज हो जाते हैं और लिम्फेडेनोपैथी हो जाता है, ठीक है। तो एक स्टेज है लिम्फेडेनोपैथी, कि किस में पाया जाएगा, एचआईवी की पैथोजेनेसिस में पाया जाता है। क्लियर? इसे हम पीजीएल भी कहते हैं। नेक्स्ट है सिम्टोमेटिक एचआईवी इन्फेक्शन। भाई अब लेटेंसी हट गई, लेटेंसी अब हट गई, तो फिर सिम्टम्स आना शुरू होंगे, ठीक है। लेटेंसी हट गई तो CD4 टी सेल्स वापस से स्टार्ट फाइलिंग होना स्टार्ट कर देंगे, और पेशेंट देन CD4 टी सेल्स कम होगी तो इम्यून रेस्पॉन्स कम हो जाएगा, ठीक है, इम्यूनिटी कम हो जाएगी, तो कुछ सिम्टम्स आने लग जाते हैं, जैसे अनएक्सप्लेन डायरिया, डायरिया होने लग जाएगा आपकी, वेट लॉस 10% ऑफ वेट लॉस कम हो जाएगा, ठीक है। फटीगनेस आ जाएगी, मलेशिया आ जाएगा, नाइट में स्वेटिंग आने लग जाएगी, फटीग मसल्स फटीग हो जाएंगी, ठीक है, थकान आने लग जाएगी। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, मतलब इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा, जिसके कारण अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आपके डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। अब एड्स क्या होता है? ठीक, एड्स जो है फाइनल स्टेज है, जैसे सिम्टोमेटिक पहले एसिम्टोमेटिक था, ठीक है, फिर जनरलाइज लिम्फेडेनोपैथी हुई, फिर आपका थोड़ा सिम्टम्स आए जैसे डायरिया वगैरह, फिर लास्ट स्टेज है एड्स। एड्स क्या है? एडवांस स्टेज है, ठीक है। इसके अंदर रैपिड फॉल होता है CD4 टी सेल काउंट में, और CD4 टी सेल काउंट 200 ही रह जाता है, ठीक है। हाई वायरल लोड, जो वायरस है उसका लोड बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। लिम्फ टिश्यू डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लिम्फ इनलार्ज हो रहे थे पहले, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और फाइब्रस टिश्यू उनको घेर लेगा, मतलब फाइब्रोसिस हो जाएगा उनका, तो लिम्फ नोड टिश्यू चले गए, लिम्फ टिश्यू चले गए, इम्यूनिटी भी चली जाएगी, ठीक है, और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो है वो यहाँ पर डेवलप हो जाएंगे ड्यू टू CD4 टी सेल्स डिक्लाइन होने से, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन हैं वो डेवलप हो जाएंगे, न्यूप्लेजिया यहाँ पर डेवलप हो जाएगा, और एचआईवी एनसेफेलोपैथी भी यहाँ पर आपके डेवलप हो जाएगी, ब्रेन में भी दिक्कत हो जाएगी। क्लियर? लैब डायग्नोसिस हम करें तो देखो, एक होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट में हम एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम एलिसा कर सकते हैं या फिर रैपिड सिंपल टेस्ट कर सकते हैं। रैपिड सिंपल टेस्ट जो होता है वो कम टाइम में हो सकता है, ठीक है। कुछ टेस्ट होते हैं जैसे वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है, ये भी हम कर सकते हैं, इम्यूनोफ्लोरेसेंस ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस ऐसे, एंड लाइन इम्यूनो ऐसे भी कर सकते हैं। ये सिर्फ नाम याद रखने हैं आपको, ठीक है। कंफर्मेटरी टेस्ट एक होता है, कंफर्मेटरी एक होता है स्क्रीनिंग टेस्ट, ये अलग अलग टेस्ट है। कंफर्मेटरी जैसे P24 एंटीजन डिटेक्शन, एक वायरस के अंदर एक प्रोटीन होता है P24, एक एंटीजन की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो उनको अगर डिटेक्ट कर लिया हमने तो हमें पता चल सकता है कि एचआईवी का इन्फेक्शन है, ठीक है। वायरल कल्चर हो गया, एचआईवी आरएनए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आरटीपीसीआर कर सकते हैं हम, ब्रांच डीएनए से कर सकते हैं, रियल टाइम आरटीपीसीआर कर सकते हैं, ठीक है। एचआईवी का डीएनए डिटेक्ट करना है तो पीडियाट्रिक एचआईवी में हम इसे यूज में ले सकते हैं। क्लियर?
तो ये सारी चीजें गाइज आपकी याद होनी चाहिए। एक नाम याद रखना कि स्विमिंग में एलिसा करते हैं, सप्लीमेंटल टेस्ट जो होता है वो उसमें बेस्ट एंड ब्लॉट ऐसे कर सकते हैं, न्यूट्रोसेंसर से भी कर सकते हैं हम, रेडियम नो प्रेसिपिटेशन ऐसे से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको जस्ट नाम याद रखने हैं। ट्रीटमेंट में हम देखें तो फर्स्ट लाइन रेजिम में देखो ट्रायड होता है टिनोफाविर, लेमिविडिन एंड इफाविरिंज। 300 मिलीग्राम 300 मिलीग्राम 600 मिलीग्राम हम यहाँ पर दे सकते हैं। अगर पेशेंट फिर भी रेस्पॉन्ड नहीं करा तो टेनोफाविर, लेमिविडिन, लोपिनेविर और रिटोनेविर भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट हुआ, ठीक है। बेसिक ट्रीटमेंट ये होता है। मोर ट्रीटमेंट हम अगले नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताएंगे। तो ये जो पूरा वायरस एचआईवी था पूरा कंफर्म हुआ। मैं एक बार आपको वापस ये बता देता हूँ कि एचआईवी की जो पैथोजेनेसिस है वो कैसे होती है, ठीक है। तो एचआईवी आया, CD4 रिसेप्टर से बाइंड हुआ, CD4 से बाइंड होते ही यहाँ पर फ्यूजन होता है, ये फ्यूजन हो गया साहब। फ्यूजन में अनकोटिंग होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बाहर आएगा, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, ये आरएनए था, आरएनए से डीएनए बनेगा, डीएनए से देन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाएगा, देन इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। फिर इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स क्या करता है, इस एचआईवी वायरस की जो जीनोम सॉरी इस जो होस्ट सेल का जो क्रोमोजोम है उसको क्या कर लेता है, अपने हक में ले लेता है। ये वायरस हक में ले लेता है कि भाई अब तू मेरे कंट्रोल में, अब तू मैं बोलूंगा ना वो तू वो वाले स्ट्रक्चर ही बनाएगा, ठीक है। तो वो वाले स्ट्रक्चर बनाता है, ट्रांसलेशन असेंबली, फिर स्ट्रक्चर यहाँ पर वायरल पार्टिकल्स बनेंगे, वायरल प्रोटीन्स बनेंगे, देन असेंबली होएगी, देन यहाँ पर वायरस पार्टिकल वापस बाहर निकल जाते हैं और दूसरी सेल को इन्फेक्ट कर देते हैं। तो ऐसे पैथोजेनेसिस है, ठीक है गाइस। होप गाइस आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। और आपको नोट्स चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।